प्रिय विद्यार्थियों, हमारी YouTube चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्या में आपका स्वागत है। हम लगातार आपके सामने वीडियो उपस्थित कराते जा रहे हैं। यदि वो इकोनॉमिक्स का वीडियो हो, चाहे आपका मैथ का वीडियो हो, इसके अलावा चाहे आपकी बायोलॉजी की वीडियो हो, लगातार आपके सामने वीडियो उपस्थित हो रहे हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन वीडियो को अवश्य देखें। इसके अलावा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था भारत का बेसिक नॉलेज, लेकिन आज उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत के कुछ पार्ट आते हैं, अर्थात पूरा जो भारत का भूगोल होगा इसे हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए विद्वानों ने इसे 5 भागों में डिवाइडेशन किया है। तो भारत की जो 5 प्राकृतिक प्रदेश हैं, आज इस पर हम चर्चा करेंगे तथा इसे बारीकी तरीके से पढ़ेंगे, जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है। तो सबसे पहले आप जो भारत का मैप हो आपके सामने, तो वो आप रख सकते हैं सामने। इसके अलावा जो इसमें आप हम पढ़ाएंगे वो आप उसके साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भारत के प्राकृतिक क्षेत्र पढ़ लें या भाग पढ़ लें। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो हमारी जो खाड़ी कहलाती है इसे हम अरब सागर कहते हैं। यहीं पर हमारी एक खाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है कच्छ की खाड़ी। इसके अलावा यहाँ पर पूरा जो जल भराव है, यहाँ पर आपका जल भराव है, इसी में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और खाड़ी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। ठीक, इसके अलावा ठीक भारत के दक्षिण में एक महासागर पाया जाता है जिसका नाम है हिंद महासागर। तो इस प्रकार से भारत की कुछ प्राकृतिक स्थितियां हैं। अच्छा, सबसे पहले कुछ हम चर्चा कर लें। कुछ ऐसी शब्दावलियां होती हैं जिसका अर्थ आपको पता नहीं होता है, तो आज उसी अर्थ पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपसे कह दिया जाए कि महाद्वीप क्या है, महाद्वीप क्या है, तो ऐसा विशाल स्थलखंड जो कई देशों का समूह होता है उसे हम महाद्वीप कहते हैं। इसके अलावा आपसे कह दिया जाए प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, ऐसा स्थलखंड जो तीनों ओर पानी से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत भी क्या है, प्रायद्वीप है। देखिए इस साइड भारत की क्या है, अरब सागर है, नीचे क्या है दक्षिण में हिंद महासागर है, और इस साइड पश्चिम में आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी मिलती है। तो भारत क्या है, प्रायद्वीप है। ऐसी आकृति जो तीनों ओर से पानी से घिरी होती है, ऐसे स्थलखंड को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भारत है ये भी कैसा है, प्रायद्वीप है। देखिए भारत आधा जो भारत है वो किस में है, पानी में है, अर्थात ये त्रिभुजाकार जो आकृति है इसके तीनों ओर आप देखेंगे तो पानी मिलेगा, इसलिए भारत भी क्या है, प्रायद्वीप है। आपसे पूछ लिया जाता है कि जो भारत है वो किसका हिस्सा है, तो वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है, तब भी वो हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक विद्वान हुआ करते थे वैगनर, उन्होंने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था। उसने आप देखेंगे जो आपकी पूरी पृथ्वी थी उसको पेंजिया कहा, उसके चारों ओर जो पानी भरा था उसे पैंथालासा कहा। क्या होता है, कुछ समय बाद इस पेंजिया का विखंडन हो जाता है, तो पेंजिया 2 भागों में टूट जाता है, एक बनता है अंगारा लैंड, एक बनता है गोंडवाना लैंड। जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। जो हमारा पुराना भारत था वो मात्र इतना था, ये हमारा मात्र पुराना भारत है इतना। लेकिन क्या है, जो भारत है वो उत्तर की ओर बहता चला गया तो नीचे एक महासागर खुलता है जिसका नाम होता है हिंद महासागर। भारत ही एक ऐसा देश है जिसका नाम किसी महासागर पर पड़ा है, अर्थात हम इसे कहते हैं हिंदुस्तान। और भारत के यदि प्राचीन नाम देखें, आर्यव्रत भी कहते हैं, जम्बू द्वीप भी कहते हैं, और इसके अलावा इसे इंडिया भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो भारत के कई नाम हैं, लेकिन भारत का जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो भारत है। आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 1, उसमें लिखा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। भारत कहीं नहीं है, भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। आप कहीं भी उंगली रखेंगे, जैसे यहाँ उंगली रख दें तो ये कौन सा राज्य मिलेगा, राजस्थान मिलेगा। तो भारत कहीं नहीं, भारत क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है। भारत के कई नाम हैं। ये जो हम चर्चा हैं वो हम राजनीति जब पढ़ेंगे या पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो उस पर हम ये चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के प्राकृतिक क्षेत्र में। इसके अलावा आप खाड़ी किसे कहते हैं, खाड़ी पर चर्चा कर ली जाए
कि खाड़ी क्या है। तो खाड़ी वह नुकीला भाग होता है जहाँ से पानी अंदर प्रवेश ना करे, जहाँ से पानी अंदर प्रवेश ना करे ऐसा स्थलखंड कहलाता है खाड़ी। जैसे मान लिया जाए कि ये है आपकी कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर एक जिला भी पाया जाता है कच्छ, गुजरात राज्य में एक जिला है कच्छ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, कच्छ की खाड़ी। खाड़ी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है नुकीला भाग जहाँ से पानी अंदर प्रवेश ना करे। जैसे मान लिया जाए ये पानी है, तो ये पानी अब इस नुकीले भाग से अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, तो ये स्थान आपका होगा खाड़ी। ठीक, अब इसके अलावा द्वीप किसे कहते हैं। अब अगला आता है कि द्वीप क्या है। ऐसा स्थलखंड जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भारत में दो द्वीप समूह पाए जाते हैं, एक पाया जाता है लक्षद्वीप द्वीप समूह और एक पाया जाता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये द्वीप हैं, देखिए इसके चारों ओर क्या भरा है, पानी भरा है, तो ये क्या कहलाएंगे, द्वीप कहलाएंगे। जिसके तीनों ओर पानी भरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक, खाड़ी किसे कहते हैं, वह है नुकीला भाग जहाँ से पानी अंदर प्रवेश ना करे, ऐसे स्थलखंड को हम खाड़ी कहते हैं। अब यदि इसी पर और चर्चा कर ली जाए तो सबसे पहले इसका जो पहला भाग आता है भारत के प्राकृतिक क्षेत्र या भारत के प्राकृतिक भाग, तो सबसे पहले आप पहला भाग पढ़ेंगे उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला, पहला आपका ये भाग कहलाएगा उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। आप जानते हैं कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो एक जैसी नहीं है। आपको भारत में कहीं पूरे मैदान मिल जाएंगे, भारत का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पर वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन भारत का कुछ हिस्सा ऐसा भी मिलता है जहाँ पर लगातार बारिश होती है। इसके अलावा आपको कहीं देखेंगे तो आपको बड़े बड़े पर्वत मिल जाएंगे। कुछ हिस्सा भारत का ऐसा भी है जहाँ आपको पर्वत दिखाई नहीं देंगे। भारत का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पर नदियाँ बहुत मात्रा में पाई जाती हैं और कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पर नदियाँ कम मात्रा में पाई जाती हैं। भारत का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पर ऊंचे ऊंचे टीले मिल जाएंगे, कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पर आपको निचले टीले मिल जाएंगे। अर्थात भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक जैसी नहीं है। भारत की भौगोलिक स्थिति में मिश्रण है, अर्थात आपको यदि कहीं पर्वत मिल रहे हैं तो एक जगह पर्वत नहीं मिलेंगे, कहीं यदि आपको बारिश मिल रही है, बारिश नहीं मिल रही है तो एक दूसरी जगह आपको बारिश मिल सकती है। तो ये भारत की भौगोलिक स्थिति है। इसलिए हम भारत के भूगोल को पढ़ने से पहले इसे 5 भागों में डिवाइडेशन करेंगे। जो हमारा पहला भाग कहलाएगा वो कहलाएगा भारत, उत्तर भारत का या उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। तो इसी पर यदि हम आज चर्चा करें तो आप देखेंगे सबसे पहले आता है हमारा ये वाला क्षेत्र, ये उत्तर भारत है, ये वाला क्षेत्र आएगा। तो इसमें हमें पढ़ना कितना है, देखिए आप ये वाली जो पर्वतमाला है ये इस प्रकार से आपकी गई है। ये आप जानते हैं कि हिमालय के 4 भाग हैं, हिमालय के 4 भाग हैं। एक आपने पढ़ा होगा ट्रांस हिमालय या इसी को बोला जाता है वाय हिमालय। दूसरा आप भाग पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय। इसमें आप तीसरा भाग क्या पढ़ेंगे, तीसरा भाग पढ़ेंगे लघु या मध्य हिमालय। इसके अलावा जो हिमालय का अंतिम भाग है उसे हम पढ़ेंगे शिवालिक श्रेणियाँ या शिवालिक श्रेणी। इससे जो प्रश्न हैं वो 3 तरह से पूछे जाते हैं। एक बनेगा ट्रांस हिमालय से प्रश्न, एक बनता है ग्रेट हिमालय से, एक बनेगा आपका शिवालिक श्रेणी से। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय या इसी को बोला जाता है वाय हिमालय। यदि इससे प्रश्न की बात करें तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे काराकोरम ये पाई जाती है यहाँ पर, लद्दाख और जास्कर। तो ये आपकी जो काराकोरम चोटी है जिसे हम गार्डवेन आस्टेन के नाम से भी जानते हैं, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो पाक अधिकृत कश्मीर में पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं पीओके क्षेत्र। तो ये है भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गार्डवेन आस्टेन या काराकोरम या केटू है जो पाक अधिकृत कश्मीर में पाई जाती है। इसके अलावा ये वाली जो आपकी रेंज है ये आप देखेंगे तो ये जास्कर वो लद्दाख की श्रेणी है,
इसके अलावा ये जास्कर। यदि आपसे प्रश्न कहे कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ रही, तो वो काराकोरम आएगी, लद्दाख आएगी और आपकी जास्कर आएगी। इसके अलावा जो दूसरा हिमालय वो कहलाता है ग्रेट वृहद हिमालय। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आपका ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये हिमालय पर्वत का दूसरा भाग है। इसकी जो रेंज है लगभग 2400 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसके अलावा इसका विस्तार भारत में भी नहीं बल्कि यहाँ तक पाया जाता है म्यांमार देश। ये जो लगा हुआ देश है म्यांमार है, इसके अलावा कुछ हिस्सा इसके यहाँ भी मिल जाते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि मेघालय में पूछ लिया जाता है कि गारो, खासी, जैंतियाँ, इनकी पहाड़ियाँ हमें कहाँ मिलती हैं, तो ये हमें मेघालय राज्य मिलती हैं। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। इसके अलावा इसके अंतर्गत प्रश्न क्या पूछेगा, इसके अंतर्गत प्रश्न ये पूछता है कि जो भारत का वो कह दिया जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो माउंट एवरेस्ट पाई जाती है। वो आपसे कह दिया जाए कि जो माउंट एवरेस्ट है वो किसका हिस्सा है, वो ग्रेट या वृहद हिमालय का हिस्सा है। इसके अलावा इसकी ऊंचाई की बात करें तो आप बताएंगे 8850 मीटर, इतनी इसकी ऊंचाई पाई जाती है। इसके अलावा इसी में आप देखेंगे कंचनजंगा भी स्थित है। कंचनजंगा आपकी सिक्किम राज्य में पाई जाती है, तो ये कंचनजंगा। अब यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। यदि आपसे कह दिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो आप बताएंगे गार्डवन आस्टन, K2 या काराकोरम है। यदि प्रश्न ये कहे कि भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी, तो आप किसका नाम लेंगे, कंचनजंगा का नाम लेंगे। ये कंचनजंगा किस राज्य में मिलेगी, आपको सिक्किम में मिलेगी। तो इतना इससे प्रश्न बनता है। इसके अलावा इसी में आप देखेंगे तो जो पीर पंजाल है वो भी ग्रेट हिमालय का हिस्सा है, लेकिन उससे प्रश्न कभी बनता नहीं है। तो ये हमारा जो हिमालय के अंतर्गत आपको इतना पढ़ना पड़ता। दूसरा मिलेगा लघु या मध्य हिमालय। तो इसी के ठीक दक्षिण में लघु या मध्य हिमालय पाया जाता है। इसी के दक्षिण में आपको पाया जाएगा लघु या मध्य हिमालय। फिर इसी के दक्षिण में आप देखेंगे तो पाई जाती हैं शिवालिक श्रेणियाँ। ये जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं ये हिमालय का नवीनतम भाग है। यदि आपसे पूछा जाए कि हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, ये चार ऑप्शन हैं, तो आप बताएंगे शिवालिक श्रेणियाँ हैं। आप जानते हैं कि जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं इसके जो नीचे का क्षेत्र होता है यहाँ पर गन्ने की फसल सबसे ज़्यादा मात्रा में बोई जाती है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उनका जन्म भी नेपाल की तराई में होता है। ठीक, तो आगे इसमें आप हिमालय में केवल इतनी ही चर्चा करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं, आप पढ़ रहे हैं उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला, तो जितने पर्वत होंगे वो सब हम इसी के अंतर्गत पढ़ लेंगे। अब दूसरा पर्वत आपको क्या मिलेगा, देखिए ये जो आपकी अराकानियोमा है इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, जो म्यांमार का हिस्सा है, हमें केवल भारत पर ध्यान देना है। इसके अलावा आपका जो दूसरा पर्वत है वो आपका पाया जाता है अरावली पर्वत। आपसे कह दिया जाए कि भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो आप बताएंगे अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। जो अरावली पर्वत है वो आप देखेंगे अवशिष्ट या घर्षित पर्वत का उदाहरण है। आप पढ़ेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि जो भारत के कई पर्वत हैं, इसके अलावा जो पर्वत होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, तो उसी में से जो अरावली पर्वत है वो अवशिष्ट या घर्षित पर्वत का उदाहरण है। तो ये जो आपका अरावली पर्वत है ये गुजरात राज्य से प्रारंभ होता है, ये दिल्ली, ये राजस्थान होते हुए ये आप देखेंगे बीच बीच में कट कट के ये दिल्ली तक चला जाता है, जिससे कि हम दिल्ली रेंज के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत आपसे कह दिया जाए किस पर्वत का उदाहरण है, तो अवशिष्ट या घर्षित। अवशिष्ट या घर्षित पर्वत किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन सुन लो। ऐसे पर्वत जो वर्तमान में अपनी मूल संरचना में नहीं है, ऐसे पर्वत को अवशिष्ट या घर्षित पर्वत कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि जो अरावली पर्वत है एक समय विशाल पर्वत था, लेकिन उसका अवशिष्ट जो आज शेष बचा है, ऐसे पर्वत को कहते हैं अवशिष्ट या घर्षित पर्वत, क्योंकि इसका हमेशा क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, इसकी जो आकृति वो घटती जा रही है, इस कारण इसे हम अवशिष्ट या घर्षित पर्वत की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा ये भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। अब इसके अलावा आपने अगला पर्वत का नाम सुना होगा सतपुड़ा रेंज। तो ये सतपुड़ा जो रेंज है आप देखेंगे
गुजरात मध्य प्रदेश से लगा के ये छत्तीसगढ़ राज्य तक जाती है इस प्रकार से। तो जो आपकी ये सतपुड़ा रेंज है इसे 3 भागों में बांटा गया। ये है सतपुड़ा पर्वत, इसे 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले यदि आप गुजरात से लगा के यहाँ तक की बात कर लें, मध्य प्रदेश तक की बात कर लें, फिर मध्य प्रदेश से लगा के आप यहाँ पर देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ तक की बात कर लें, तो इसे विद्वानों ने 3 भागों में डिवाइडेशन किया है। इसका जो पहला भाग गुजरात से लगा के मध्य प्रदेश का भाग कहलाता है राजपीपला। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक का भाग कहलाता है, आप देखेंगे, महादेव की पहाड़ी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बाद जो भाग आएगा उसे हम कहते हैं मैकाल। तो सतपुड़ा जो रेंज है वो 3 भागों में डिवाइडेशन की गई। गुजरात से मध्य प्रदेश राजपीपला, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ महादेव, छत्तीसगढ़ के बाद जो रेंज है उसे हम मैकाल कहते हैं। इसी में आप देखेंगे मैकाल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है, अमरकंटक। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। एक आपकी देखो सोन निकल जाती है, तो वो सोन जाके क्या सोनभद्र में जाके गंगा से मिल जाती है। एक आपकी ये नर्मदा निकल जाती है। इसके अलावा एक जो नदी होती है वो आपकी दक्षिण भारत में होते हुए ये कहाँ जाके गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये नर्मदा है जो आपकी वो जाके अरब सागर में, और ये सोन नदी है आपकी सीधे जाके गंगा मिल जाएगी। तो इतना आपको इसके बारे में और पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा यदि इसमें विंध्याचल पर्वत की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, तो आप देखेंगे ये पाई जाती हैं आपकी यहाँ पर, ये है आपका विंध्य क्षेत्र, यहाँ पर पाई जाती हैं कैमूर की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ और ये आपकी कैमूर की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार से आपने उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला को पूरा पढ़ लिया है। इसका जो दूसरा भाग आएगा वो आप पढ़ेंगे। इसके आप दूसरे भाग में देखेंगे तो आपको पढ़ना पड़ता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसमें आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कि जो आज से 16 करोड़ वर्ष पहले जो भारत था वो मात्र इतना था, लेकिन जो भारत था वो उत्तर में बहता चला गया, तो नीचे एक महासागर खुला था जिसका नाम है हिंद महासागर। जो भारत था वो आगे जाकर इस हिमालय पर्वत से टकरा गया। वो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इतना स्थलखंड है, ये वाला जो प्रायद्वीप भारत है, इसी को हम प्रायद्वीप भारत कहते हैं, क्योंकि ऐसी आकृति जो तीनों ओर से पानी से घिरी होती है, ऐसे स्थलखंड को हम प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि भारत भी क्या एक प्रायद्वीप है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो नदियाँ होंगी ये नदियाँ प्राचीन होती हैं, अर्थात दक्षिण भारत में जितनी नदियाँ पाई जाएंगी इसे हम कहते हैं अनुवर्ती नदी। उत्तर भारत में जितनी नदियाँ होंगी उसे हम कहेंगे पूर्ववर्ती नदियाँ। तो इसमें आप यदि चर्चा करें कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ, आप जानते हैं कि उत्तर भारत में नदियाँ ज़्यादा हैं, तो आप इस प्रकार से उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो नई हैं, तो जो नदी होती है उत्तर भारत की ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो आप देखेंगे कहीं पर बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। तो आप इस पर भी चर्चा कर सकते हैं कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, दक्षिण भारत में बाढ़ कम आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की नदियों को अपना रास्ता पता होता है कि हमें किस ओर जाना है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो स्थलखंड है आपका पुराना है, ये वाला स्थलखंड आपका नया है, और इस स्थलखंड का निर्माण आज वर्तमान में भी हो रहा है। तो आप इसी में देखेंगे जब कोई नदी, आप जानते नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होगा, किसी पर्वत से होगा, किसी पहाड़ से होगा, किसी झील से होगा। जब नदी निकलती है तो उसका वेग ज़्यादा होता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ से नदी निकली तो इसका वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि मान लिया जाए नदी के रास्ते बड़े बड़े पत्थर भी आ रहे तो ये अपने साथ बह के लाएगी, लेकिन जैसे ही नदी आगे बढ़ती चली जाएगी इसका वेग कम होता चला जाएगा। अब ये छोटे छोटे पत्थर लाएगी, नदी और आगे जाएगी तो और छोटे छोटे पत्थर लाएगी। एक समय नदी और आगे जाएगी तो अब ये पत्थर न लाकर अब क्या लाएगी, गाद लाएगी, ये लाएगी गाद। ये जो आपका मलबा है वो यहाँ जमता चला गया, यहाँ पर जमता चला गया, और इसी प्रकार हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। तो आप जानते हैं ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला, इसे हम कहेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये वाला जो हिस्सा है आपका
ये कहलाएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान होगा। तो इतना इसके बारे में हमें ये पूरा जाएगा। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो आपका पंजाब तक जाता है, ये पूरा आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान कहलाएगा। तो इतना हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा यदि इसकी दूसरी चर्चा की जाए तो तीसरा जो भाग बनेगा वो बनेगा मरुस्थल। तो जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है ऐसे स्थल को मरुस्थल घोषित कर दिया जाता है, अर्थात मरुस्थल कहलाता है। तो आप देखेंगे भारत में दो प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। एक पाया जाता है ठंडा मरुस्थल और एक पाया जाता है गर्म मरुस्थल। तो भारत का जो गर्म मरुस्थल है वो थार है। ये थार हमें कहाँ मिलेगा? ये मिलता है हमें राजस्थान में। इसके अलावा जो ठंडा मरुस्थल है ये कहाँ मिलेगा? हमें लद्दाख मिलता है। तो एक हमारे भारत में गर्म मरुस्थल पाया जाता है, एक मरुस्थल ठंडा। जो ठंडा मरुस्थल है वो आपका लद्दाख में है और जो गर्म मरुस्थल पाया जाता है वो आपका राजस्थान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये वाले क्षेत्र में आपका गर्म मरुस्थल पाया जाता है। और जो पाकिस्तान में मरुस्थल पाया जाता है इसी का हिस्सा, उसे हम कहते हैं पाड़। तो ये थार पार का मरुस्थल है। तो यहां पर हमारा पाया जाता है गर्म मरुस्थल। तो ये हमारे मरुस्थल हो गए। इसके अलावा इसका जो अगला भाग होगा भारत के भूगोल का वो कहलाता है हमारा दक्कन का पठार। दक्कन का या इसी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। तो पठार क्या है? आप जानते हैं पठार हो चाहे चट्टान हो, इसमें खनिज संपदा महत्वपूर्ण होती, अर्थात इसमें खनिज संपदा पाई जाती है। तो ये जो आपकी दक्षिण भारत में या प्रायद्वीप भारत में ये आपकी जो त्रिभुजाकार आकृति है इसी को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। चूंकि ये दक्षिण में है इसलिए इसे बोला जाता है दक्कन का पठार। ठीक, इसी को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, इसी को हम बोलते हैं दक्कन का पठार। चूंकि दक्षिण में है इसलिए से हम बोलेंगे दक्कन का पठार। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा ये कहलाएगा हमारा दक्कन का पठार। और भी पाया जाता है मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, तेलंगाना का पठार तेलंगाना में, शिलांग का पठार मेघालय में पाया जाता है। मेघालय की राजधानी भी आपने पढ़ी होगी शिलांग है, तो वो वहाँ पर पाया जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पठार है वो आपका दक्कन का पठार है। लेकिन प्रश्न बनता है मालवा का पठार कहाँ पाया जाता है? आप बताएंगे मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसी का हिस्सा है वो आगे जाके। अब इसके बाद जो इसका जो पांचवा चैप्टर होगा या पांचवा जो भाग होगा वो कहलाएगा समुद्र तटीय मैदान। ये होगा। अब ये जो समुद्र तटीय मैदान है ये गुजरात के काठियावाड़ से प्रारंभ होके ये आपका आंध्र प्रदेश तक बराबर जाता है। तो इसके 5 भाग होते हैं, 3 भाग उत्तर भारत में, 2 भाग आपको कहाँ मिल जाएंगे? पश्चिम भारत में मिल जाएंगे। तो ये वाला जो आपका भाग होगा ये कहलाएगा समुद्र तटीय मैदान। जहाँ आपका उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलन बिंदु होता है इसे को कहते हैं, आपने पढ़ा होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जहाँ उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलन बिंदु होता है उसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो अन्नामुडी या अन्नामलाई आप पढ़ते हैं। तो ये वाला जो भाग कहलाएगा ये कहलाएगा समुद्र तटीय मैदान। तो इतना आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारे ये 5 भाग हो गए हैं। लेकिन इसका जो अगला भाग कहलाएगा आपका वो कहलाएगा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र वैसे तो हम इसमें पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी इसे अलग से हम पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र में आप क्या पढ़ेंगे? अपवाह तंत्र में आप पढ़ेंगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों का तंत्र।
गंगा नदी तंत्र क्या, गंगा और उसकी सहायक नदियों का तंत्र। और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों का अफवाह तंत्र। तो सिंधु नदी अफवाह तंत्र, इसके अलावा गंगा नदी अफवाह तंत्र, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र। तो इसमें जो भारत का पढ़ना है वो ये है गंगा नदी अफवाह तंत्र, लेकिन फिर भी हम सिंधु नदी को पढ़ेंगे साथ साथ और ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ेंगे। यदि इसमें कुछ हिस्सा बना दिया जाए तो आप जानते हैं, तो ये आपकी जो खाड़ी है ये कौन सी खाड़ी कहलाती है, कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर पाई जाती है मन्नार की खाड़ी इस प्रकार, ठीक। तो ये आपकी जो सिंधु नदी है, आपने पढ़ा होगा एक चेमा यंगडंग दर्रा, वहाँ पर एक झील पाई जाती है मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक नदी आपकी निकलती है ये नदी आपकी कोई और नदी नहीं बल्कि कौन सी है, इसी को हम कहते हैं सिंधु नदी। तो ये वाला अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। एक दूसरा अफवाह तंत्र पढ़ेंगे, इसी तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमायुंग दर्रे से एक और नदी मिलती है हमें, जिससे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, जो अरुणाचल प्रदेश में यू आकार का मोड़ लेती है और बांग्लादेश से होते हुए ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। इस नदी को हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, तिब्बत में सांगपू के नाम से जानते हैं। तो ये बांग्लादेश में ऐसी प्रवेश करते हुए चली जाएगी। इसके अलावा गंगा नदी, तो गंगा नदी एक पूरा अफवाह तंत्र है। गंगा नदी एक वास्तविक नदी नहीं है, गंगा नदी 2 नदियों के मिलने से बनती है। आप जानते हैं तो जो सबसे बड़ा जो अफवाह तंत्र होगा वो हमारा गंगा नदी का होगा, क्योंकि इसका विस्तार भारत में सबसे ज़्यादा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगला जो हमारी टॉपिक पर चर्चा होंगी वो सबसे पहले हम ये वाला भाग पढ़ेंगे, भारत का अफवाह तंत्र। तो ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज के बाद हमने आपको ज्योग्राफी का आज दूसरा लेक्चर दिया है। इसमें आपने पढ़े भारत के प्राकृतिक भाग या भारत के प्राकृतिक क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला पढ़ा। तो ये आपकी पर्वतमाला है। इसी में यदि थोड़ा एक और क्वेश्चन की बात करें कि नेपाल में हिमालय को किस नाम से जानते हैं, तो नेपाल में हिमालय को हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में हिमालय को हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो इतना हमें भारत के भूगोल का कुछ बेसिक नॉलेज और प्राप्त होता है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, इसके बाद आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।